द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर पीजीबीपी, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और कुछ टॉपिक्स मैंने आपको रेफ़र कर दिए हैं कि आप अपने बुकलेट से रीड कर लेंगे। उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, जहाँ एक्सप्लेनेशन की नीड रही है उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू अब हम जो कवर करेंगे वो है सेक्शन 44AD, ठीक है। सेक्शन 44AD क्या है? ये सेक्शन उससे डील करता है कि अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है और आप एक टैक्स बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो ये प्रिजम्पटिव बेसिस यानी प्रिजम्पशन बेसिस में आप अपनी इनकम को दिखा सकते हो, ठीक है। इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ कंडीशंस हैं, तो चलिए उनको हम एक बार डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। सेक्शन 44AD किन किन एसएससीज पे ये एप्लीकेबल है, कौन कौन से एसएससी जो हैं वो एलिजिबल हैं। रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो इंडिविजुअल तो हो बट वो रेसिडेंट हो, ठीक है। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है ये, रेसिडेंट एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। ये भी जो फॉर्म है वो रेसिडेंट होनी चाहिए और एक एक्सेप्शन है इसके साथ कि वो फॉर्म जो है वो एलएलपी नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने डिडक्शन जो ये क्लेम किया हुआ है, जो अभी मैं मेंशन करने जा रही हूँ, उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, उनको ये बेनिफिट जो है नहीं मिलेगा प्रिजम्पशन बेसिस का। कौन कौन सा डिडक्शन क्लेम किया हो? उन्होंने डिडक्शन क्लेम किया हो अंडर सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA, या डिडक्शंस क्लेम या हो 80IA के अंदर, 80IAB, IB, IC, ID, IE, 80JJA, JJAA, LA, QQB एंड RRB, ठीक है। सो अगर किसी ने इन एरियाज़ में डिडक्शंस क्लेम किए होंगे तो उनको ये 44AD जो प्रिजम्पशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट अटेंड मिल किसको रहा है? एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिल रहा है, एक रेसिडेंट एचयूएल को मिल रहा है और एक रेसिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म को मिल रहा है अदर देन एलएलपी, ठीक। बिजनेस क्या कर रहे होंगे वो, कैसा बिजनेस होना चाहिए उनका, ठीक है। वो कोई भी बिजनेस कर रहे हो, एनी बिजनेस, ठीक है, एक्सेप्ट यानी कि कोई भी बिजनेस कर रहे हो लेकिन ये वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए जो एक्सेप्ट क्लॉज में है। कौन सा बिजनेस? बिजनेस ऑफ प्लाइंग, ठीक है, हायरिंग और लीजिंग, ठीक है। क्या? गुड्स कैरेज, ठीक है, गुड्स कैरेज का है जो कि कवर्ड है आपका सेक्शन 44AE में। सेपरेटली एक सेक्शन बना हुआ है इसीलिए उसको यहाँ से हटा दिया गया है। बाकी तो बोल दिया कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, एनी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और आपकी जो टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर है, ठीक है, आपकी जो टोटल टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट है, नेट रिसिप्ट नहीं बोला है यहाँ पे, ग्रॉस रिसिप्ट की बात हुई है, ठीक है। ग्रॉस रिसिप्ट जो पिछले साल की होगी वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, दैट मीन्स कितनी होनी चाहिए? या तो इक्वल टू या लेस देन 2 करोड़ होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी 2 करोड़ हो रही है वैल्यू ग्रॉस रिसिप्ट तो भी आप ये बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन अगर वो एक्सीड हो जा रही है तो आपको ये बेनिफिट ऑटोमेटिकली, भले आप इंडिविजुअल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सारे क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। आप रेसिडेंट इंडिविजुअल तो हो, प्लस आपका जो टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट है पिछले साल में वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 2 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कौन कौन से बिजनेस एप्लीकेबल नहीं है, बिजनेस इन एलिजिबल, ये सेपरेटली एक्सक्लूड किए गए हैं हमारे एक्ट में। एक तो आपका जो पर्सन प्रोफेशन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली, सॉरी 1 सेकेंड, जो प्रोफेशन कंडक्ट कर रहे हैं
वो इसमें कवर्ड नहीं है, ठीक है। वो सेक्शन 44AA में आपको प्रोफेशन की डिफिनीशन दिख जाएगी, ठीक है, कि प्रोफेशन क्या है। तो वो लोग इस बिजनेस में कवर्ड नहीं है, ठीक है। और कोई पर्सन जिनकी कमीशन के थ्रू इनकम हो रही है, ठीक है, या ब्रोकरेज के थ्रू इनकम हो रही है, वो भी कवर्ड नहीं है इसमें, ठीक है। या कोई पर्सन एजेंसी बिजनेस कर रहा हो, एक एजेंसी का बिजनेस कर रहा हो, एजेंट का बिजनेस कर रहा हो, तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। तो कौन कौन एक तरीके से एक्सक्लूड हो गया? जिसने डिडक्शंस लिए हैं वो तो एक्सक्लूड है ही, ठीक है। प्लस सॉरी, प्लस जो बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कर है जो 44A में है वो भी एक्सक्लूड है। प्लस जिनकी टर्नओवर एक्सीड कर रही है 2 करोड़ से ज़्यादा वो भी एक्सक्लूड है। प्रोफेशन एक्सक्लूड है, कमीशन ब्रोकरेज रिसीवर एक्सक्लूड है और एजेंसी वाले एक्सक्लूड हैं, ठीक है। लेकिन तीनों के फैक्टर्स अलग हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये सारे लोग आपके अगर प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट में देखेंगे तो ये लोग ऑटोमेटिकली ये क्लॉज का बेनिफिट नहीं उठा सकते, ठीक है। तो हमें प्रेजेंटिव इनकम यानी प्रिजम्पशन बेसिस में कितनी इनकम ले सकते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम हमारी कितनी होगी? वो होगी 8%, ठीक है, ऑफ टोटल टर्नओवर, ठीक है। और ठीक है 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर। ये एसएससी ने कोई सम डिक्लेयर किया हो, ठीक है, जो भी इन दोनों में से हायर होगा, ठीक है। सपोज आपने कोई सम डिक्लेयर किया हो, आपने कोई अमाउंट डिक्लेयर की हो, या 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपकी डीम्ड इनकम हो जाएगी अंडर हेड पीजीबीपी। वो क्या हो जाएगी? डीम्ड इनकम हो जाएगी अंडर हेड पीजीबीपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 44AD का बेनिफिट ले लिया है तो आपको जो डिडक्शन मैंने कवर कराया है सेक्शन 30 से 38 तक, सॉरी 1 सेकेंड, सेक्शन 30 से 38 तक मैंने जितने भी डिडक्शन लेके ये डीम कर लिया जाएगा, यानी मान लिया जाएगा कि वो आपको अलाउ हो चुके हैं। यानी कि अगर आपने सपोज करो 8% ऑफ 2 करोड़ आपने दिखा दिया, ठीक, ये आपकी इनकम आ गई। तो अब इसमें से आपने रेंट, इंश्योरेंस, इन सब के बेनिफिट माइनस नहीं करोगे आप। ये डीम मान लिया जाता है कि वो जो 8% आई आपकी इनकम, वो इन सब एक्सपेंसेस को घटाने के बाद आई है, वो आपकी एक्चुअल इनकम है। अब उसी पे आपको टैक्स पे करना है, तो उस पर फिर से डिडक्शन नहीं मिलेगा। वो ये मान लिया जाता है, ये डीम्ड कर लिया जाता है, डीम्ड यानी मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है कि वो डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड है जो कवर्ड है सेक्शन 30 से 38 के अंदर, ठीक है। डेप्रीशिएशन के रिस्पेक्ट में सब्सिक्वेंट ईयर में अलाउड हो जाएंगे डेप्रीशिएशन। अगर मानो एक ईयर में आपने क्लेम कर लिया हो तो सब्सिक्वेंट ईयर में डेप्रीशिएशन क्लेम कर लेंगे, ठीक है। तो WDV जो है एसेट्स की वो कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। WDV जो है वो एसेट के ऐसे कैलकुलेट की जाएगी कि डेप्रीशिएशन अलाउड था आपको अर्लियर है में, ठीक है। ये मान लिया जाएगा कि सपोज करो ये एक्स ईयर में आपने 44AD का बेनिफिट लिया तो इस ईयर का भी डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लेंगे और WDV उस हिसाब से आगे वाले ईयर्स में कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपने चैप्टर 6A का डिडक्शन लिया हुआ है यानी 80C से 80U में, तो हाँ उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो पीजीबीपी में जा रहा है। तो आपको मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के क्लासेस टेक्स्ट के क्लियर होंगे जब मैंने आपको पूरा परफॉर्मा बताया था। तो पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर्स, तो सारी इनकम इंक्लूड होती है। उसके बाद डिडक्शंस मिलते हैं ना चैप्टर 6A के, तो ये आपको अलाउ हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, डिडक्शन अंडर 80C to 80U विल बी अवेलेबल, यू आर एलिजिबल फॉर द डिडक्शंस, ठीक है। तो आपको वो डिडक्शंस जो हैं वो अवेलेबल होंगे, ठीक है। अगर एसएससी ने लोअर इनकम दिखाई है, अगर आपने लोअर इनकम दिखाई है, ठीक है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होंगे जो कि स्पेसिफाइड है डिटेल 44AA के अंदर, और आपको ऑडिट भी करवानी पड़ेगी अंडर सेक्शन 44AB के अंदर, ठीक है, ठीक है। और अगर एसएससी कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म भी एप्लीकेबल है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है
तो इसमें भी ध्यान रखेंगे कि अगर पार्टनर को कोई इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहा है, ठीक है, या उनको कोई रिन्यूमरेशन या सैलरी वगैरह प्ले कर रहा है, तो उसको उसका भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जो 8% है वो नेट मान लिया गया है, ठीक है ना। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ब्रीफ देखिए थियोरिटिकली है इसमें, मेनली आपको हम जब न्यूमेरिकल के थ्रू आपको एक एग्जांपल अभी बताएंगे, वैसे ये पूरा थियोरिटिकल ही पोर्शन है आपको। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एसएससी है, उसका सपोज करिए कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के काम में उनकी जो इनकम है, सपोज टोटल जो उनकी वैल्यू आ रही है कॉन्ट्रैक्ट की, कंस्ट्रक्शन के काम के कॉन्ट्रैक्ट की, वो इनकी आ रही है 85 लैक्स की, ठीक है। सो 85 लाख की जो वैल्यू आ रही है वो कंसिडर करनी है। आपकी नॉलेज में एक चीज़ बता दें कि हर बार इनकम टैक्स में चेंजेस आते हैं बजट में, तो जब भी नया बजट आएगा हम उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको नोटिफाई कर देंगे, और आप यूट्यूब के पेज से और फेसबुक के पेज से जुड़े रहें, ताकि जब भी कुछ बजट्स में चेंजेस आते हैं और हम वहाँ पे नोटिफाई करते हैं तो आप उनसे अपडेटेड रहें, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स आते हैं हर बार, तो एक अमेंडमेंट और आया हुआ है जिसमें क्लॉज में बोल दिया गया है 6% का ग्रॉस इनकम लेंगे, ठीक है, जो ग्रॉस रिसिप्ट होगा वो 6% होगा, ठीक है। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। तो चलिए मैंने एग्जाम्पल में आपको बोला कि वैल्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो 85 लाख है, ठीक है। तो एक तरीके से इनकी ग्रॉस रिसिप्ट कितनी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट इज इक्वल टू टर्नओवर, सेम हुआ क्योंकि और कुछ डिटेल है नहीं, ये इक्वल टू और लेस देन ₹2 करोड़ है ना, तो बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मानो क्वेश्चन में और कुछ डिटेल नहीं किए तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो एलिजिबल एसएससी है, सपोज रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। और ये भी प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो सेक्शन 44 AD का बेनिफिट लेना चाहता है, ठीक है। तो अब इनको कैसे हम चेक करेंगे कि इनको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। अब इसमें एक क्लॉज है कि इनको जो पेमेंट मिलनी चाहिए वो अकाउंट पे ही चेक के द्वारा मिलनी चाहिए, ठीक है। ये अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट मतलब ऑनलाइन मोड इनकी हो, जो मतलब एक अदर देन कैश मोड हो वो मिलनी चाहिए, ठीक है, जो कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उनको लोअर रेट का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इनको क्या है, हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं इस क्वेश्चन में कि इनको जो ये 85 लाख रुपीस मिले हैं, ये अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, इन या बैंक अकाउंट में या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग के थ्रू इनको ये पैसे मिले हैं। तो इनको क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट मिलती है तो 6% का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि आप अपनी जो प्रिजम्पटिव इनकम है वो 6% क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपका जो भी ये वैल्यू है 85 लाख, इसका आप 6% कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक, और ये आपकी हो जाएगी इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। अब इसी एग्जाम्पल में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, सपोज, ठीक है, सपोज ये 85 लाख जो अमाउंट मैंने आपको बताई थी, जो इनको टोटल वैल्यू मिली कॉन्ट्रैक्ट की, इसमें से 50 जो लाख थे ये इनको डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू मिले, ठीक है। और ये जो 35 थे ये इनके मटेरियल के कॉस्ट थे जो इन्होंने जोड़ के लिया, ठीक है। और ये इनको एनईएफटी के थ्रू मिला है, ठीक है, ये इनको एनईएफटी के थ्रू मिला है, ठीक है। तो अभी आप देखिए ये दोनों ऑनलाइन मोड है, तो क्या होगा, 6% का इनको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर यहीं पे सपोज करो इनकी ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ से 5 लाख हो जाती, तो क्या इनको ये बेनिफिट मिलता? नहीं, इनको तब ये बेनिफिट नहीं मिलता, और नॉर्मल वे में इनका टैक्स कैलकुलेट होता है, क्योंकि क्या है, ग्रॉस रिसिप्ट इनकी क्या हो रही है, 2 करोड़ से ज़्यादा की है, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी अगर थ्योरी और प्रोविजंस क्लियर होंगे, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन क्या डिमांड करता है। तो इसीलिए क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अंडरस्टैंड करने के लिए
कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। देखिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में डिफरेंट तरीके से आते हैं, और अगर ये आप CS की बात करें तो उनके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा क्लैरिकल टाइप के न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में और डेप्थ में अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जब तक आपको एक सिलेबस और आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या है एग्जाम्स का वो नहीं क्लियर होगा तो आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं आपको नहीं पता चलेगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं हर बार हर स्टूडेंट को ये बोलती हूँ कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे इक्वली ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक आपके एग्ज़ाम की डिमांड आप पूरी नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को 100% वेल प्रिपेयर्ड ना समझें, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आपको सेक्शन 44 AD में जो कॉन्सेप्ट तक क्लियर हो गया है। एक सेक्शन और है, उसको भी इसी ऑडियो में मैं कवर नहीं करना चाहूँगी इसी लेक्चर के थ्रू। वो है 44 AD जो कि प्रोफेशन से रिलेट करता है, क्योंकि प्रोफेशन को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। और दूसरा है 44 AE जो कि आपका गुड्स कैरेज से रिलेटेड है, ठीक है। ये दोनों सेक्शंस भी ऐसे ही थ्योरेटिकल हैं और सिमिलर फॉर्म है, बस कंडीशंस में थोड़ा वेरिएशंस हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसके थ्योरेटिकली अंडरस्टैंडिंग में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AD एंड with the theoretical coverage of PGBP, and we cover almost all the scenario. विद टाइम टू टाइम हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, और जब हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे तो संग संग प्रोविजन भी आपको वहाँ पे रिकॉल करवाएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, उस हिसाब से आपके लिए वो न्यूमेरिकल बना है कि नहीं बना है, तभी आप उस पर टाइम स्पेंड करेंगे। अदरवाइज आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप टीम को अप्रोच करेंगे, इफ़ यू आर रजिस्टर्ड स्टूडेंट आप टीम को अप्रोच करेंगे कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दे कि कौन सा न्यूमेरिकल आपके कोर्स के पार्ट है, और वो आपको स्ट्रेट अवे सेंड करते हैं, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर विद दिस, एंड विद दिस वी आर एंडिंग विद द PGBP. In case of any doubt, feel free to ask in the comment section. Take care. See you in the next lecture.